नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा स्पेशल में, जो हम शुक्रवार को मार्केट के लिए करते हैं। और इसमें आज हम जो चर्चा करेंगे वो एक बड़ी चिंता की बात है कि अमेरिका में जो कहानी शुरू हुई थी वहीं दोबारा से वो कहानी इमर्ज हो रही है। अगर आप पूरे पिछले 6, 7, 8 ट्रेडिंग सेशंस को देखें तो पहले बॉन्ड मार्केट की अलग कहानी थी और इक्विटी की अलग कहानी थी। दोनों एक दूसरे के साथ सिंक में नहीं थे, लेकिन फिर अचानक एक आखिरी दिन आया ट्रेडिंग सेशन का जहां पे दोनों सिंक हो गए। तो उनको शायद इस बात का इंतजार रहा होगा कि जब फेड का कोई अधिकारी आके कुछ बोलेगा हम तब इस बात को मानेंगे, लेकिन उससे पहले बॉन्ड मार्केट जो इशारा कर रहा था, 10 साल की बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही थी, उसको मार्केट इग्नोर कर रहा था। लेकिन फाइनली फिर वो चीज़ उनको एक सिंक में आती हुई दिखी। इससे पहले भारतीय बाजारों को भी आप देखें तो एक बहुत छोटे से दायरे के अंदर वो ट्रेड हो रहे थे इंडेक्स लेवल पे। लेकिन मिड कैप में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी धुलाई हुई है। 30-30, 40-40% तक के ऊपर से अगर आप देखें तो करेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं। और बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स भले ही मैनेज हो रहा हो, लेकिन उनके पोर्टफोलियो में नुकसान अब दिख रहा है। तो ये मार्केट की जो पहली है ना, इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। अब इसमें विलन कहाँ से आए? विलन आए इन्फ्लेशन वाले, फिर से एक बार इमर्ज होता हुआ दिख रहा है दुनिया भर में। अमेरिका में भी नंबर्स उसके बढ़ के आए, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे कम गिरे, चाहे वो WPI हो चाहे CPI हो। साथ ही साथ वहाँ जो एक एम्प्लॉयमेंट का नंबर आया था वो तो बिल्कुल हाहाकारी नंबर था, 5 लाख से ऊपर। मतलब एक तरफ छटनी चल रही, दूसरी तरफ नौकरियों की वहाँ बहार है। इस वजह से इन्फ्लेशन फिर से एक बार अपना सर उठा रहा। और कमोबेश लगभग यही स्थिति आपको इंडियन मार्केट में भी देखने को मिली। यहाँ पे भी इन्फ्लेशन हम लोगों को दिक्कत में डाल सकता है, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रहा है। तो आज इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और कुछ एक और चीज़ें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो ऑन द शो, यानी इस शो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले तो ये कि महंगाई खतरा क्या फिर से बढ़ गया है, ये वन ऑफ है कि सस्टेनेबल है? इंडिया में भी, अमेरिका में भी, चाइना में भी हाउसिंग के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो ये वन ऑफ है या ग्लोबल प्रॉब्लम है? दूसरा, क्या इंडियन मार्केट और करेक्शन के लिए तैयार है क्या? अभी तक बहुत रेजिलियंट है, नहीं गिर रहा है, इंडेक्स नहीं गिर रहा है, और नीचे तो खैर थोड़ी बहुत करेक्शन आई है। तीसरा पॉइंट होगा कि IT सेक्टर ने क्यों आउट परफॉर्म किया। US में भी आपको मैं ग्राफिक दिखाऊंगा, ऊपर स्तरों से बहुत बुरी तरह गिरे, लेकिन वहाँ से फिर उतनी शानदार रिकवरी हुई है और अभी भी उनकी रिकवरी बाकी हुई है, लेकिन हुई है। और इंडियन मार्केट में भी आप देखें तो IT इंडेक्स ने पिछले कुछ दिनों में मूवमेंट दिखाया। तो इस ये क्यों चल रहा है, क्या बदल गया इसमें, सब कुछ ठीक हो गया क्या? और चौथा पॉइंट ये है कि क्या 2023 का वर्ष पूरा इसी साइडवेज में, इसी उठापटक में जाएगा और ये एक निवेश का वर्ष हो सकता है आपके लिए, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज इसमें ढूंढ सकते हैं। इन 4 विषयों पे करेंगे, क्योंकि बहुत अनलिमिटेड डिबेट में फिर आपको टेकअवेज नहीं मिल पाते। इसी बातचीत हमारी होगी। और हमारे साथ जो खास मेहमान है मैं उससे आपका परिचय करा दूं। आप जानते हैं उनको पहले से ही, लेकिन एक बार औपचारिक तौर पर परिचय कराना जरूरी है। संजय सिन्हा जी हमारे साथ हैं, फाउंडर हैं सिट्रस एडवाइजर के। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप एकदम अब हेल्दी और फिट हैं। ठीक है, शुक्रिया। गुरमीत चड्ढा हमारे साथ हैं, मैनेजिंग पार्टनर है कंप्लीट सर्कल के, और काफ़ी दिन बाद इनसे वन ऑन वन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि बीच में बजट आ गया था तो हम लोग को चर्चा नहीं हो पाई। दलजीत सिंह कोहली साहब हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं और बड़ी पैनी नज़र रखते हैं तमाम स्टॉक्स में। एक बार हम लोगों ने हाउसिंग पे बड़ी अच्छी चर्चा भी की थी। और साथ ही साथ मेरे मित्र अनुराग सिंह जी हैं, जो अमेरिका से जुड़ रहे हैं, एनसिट कैपिटल के पार्टनर। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बड़ी दिक्कत है साहब, इस शो को जब भी मैं करने बैठता हूँ ना, अनुराग जी यूजुअल सस्पेक्ट बनते हैं, सारी समस्या वहीं से खड़ी होती है। मुझे तो पहले ये बताइए कि आपके यहाँ के फेड के अधिकारियों को ये अनुमान क्यों नहीं लगा कि महंगाई फिर से सर उठा सकती है, तो चवन्नी कट करने लगे, 50-50 करते रहते, क्यों नहीं कर रहे थे वो? क्या गड़बड़ हुई, कैसे असेसमेंट गड़बड़ हो गया? हाँ, तो नीरज जी देखिए, अगर उनको अनुमान लगता तो उनको सितंबर 2021 में ही लग जाता, राइट, जब उन्होंने ट्रांजिटरी कहा था, राइट। तो काफी सारा, अब तो काफी इवेंट्स हो चुके हैं उस समय से, तो बहुत ज्यादा, और हमने काफी उस पर चर्चा की है कि कैसे वो मिस हुआ। बट बहरहाल एक गलती जो हो गई, उससे आगे बढ़ते हैं। बट इस पे छोटा पॉइंट नीरज ये कहना चाहूंगा कि लॉट ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड फेडरल पॉलिसीज आल्सो पॉलिटिकल इकोनॉमी, लिटिल बिट कॉम्बिनेशन उसमें हमेशा होता है। तो ये भी आपको ध्यान देना होता है कि यू टू बी वेरी कॉशियस कि सिर्फ क्योंकि ये नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे शुड नॉट रन द इकोनॉमी डाउन टू द ग्राउंड। तो आपको एक थोड़ा संभल के चलना होता है। आपका सवाल नीरज ये है कि 25 पे क्यों आ गए। देखिए, एक इकोनॉमी जो 0% पर पिछले 14 साल से चल रही थी आफ्टर 2008,
उसके लिए 4.5 से 4.75 का रेट काफी ज्यादा होता है। और कहीं कहीं ना कहीं पॉवल साहब एंड फेडरल रिजर्व ने सबने जो तमाम मेंबर्स हैं और 12 वोटिंग मेंबर्स हैं, उन्होंने ये सोचा होगा कि देखिए, और वो जायज है कि एक 5% से 5.25% का जो टर्मिनल रेट है वो काफी है इकोनॉमी में कूलिंग ऑफ लाने के लिए, और उससे सस्टेनेबली इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी एक लैग के साथ रिएक्ट करती है, विच मींस मैं अगर आज कोई रेट बढ़ाता हूं तो उसका अगले 6 महीने तक उसका रिपरकशंस दिखता है। तो समवेयर दे थॉट कि ये जो 75 और 50 के जो हाइक होकर के हम अल्टीमेटली अब 4.5 और 5 की रेंज में आ रहे हैं, और अल्टीमेटली 5 का टर्मिनल रेट आएगा, तो ये काफी है। एंड मे बी अगर इस पर आकर वो रुक जाते हैं तो विद इन 6 मंथ्स इकोनॉमी विद अ लैग रिएक्ट करके इन्फ्लेशन कंट्रोल कर पाएगी। तो ये उनका अजम्पशन है, और इसलिए उन्होंने सोचा कि 25 पे आते हैं। 25 इज 75-50 इज एबनॉर्मल हाइक, 25 इज अ रेगुलर हाइक। और अब उनका प्लान ये है कि अब देखिए, उन्होंने दोनों पत्ते अपने हाथ में रखे हैं। एक पत्ता ये है कि इंडिकेशन ये भी दिया जा रहा है कि देखिए 5-5.25 का टर्मिनल रेट है, उस पर आकर के वी वांट टू पॉज एंड वी वांट टू सी हाउ द इकोनॉमी इज गोइंग। बट एट द सेम टाइम हमेशा हर सेंटेंस के एंड में वो ये कह जाते हैं कि वी विल स्टे एट इट अंटिल द जॉब इज डन, विच मीन्स कि वो 25% के हाई हॉर्स से उतरेंगे नहीं। तो उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि वो रुक जाएंगे। अर्लियर उन्होंने कहा था कि एक एट सम पॉइंट वी विल स्टॉप, बट वो सम पॉइंट का कभी नंबर तो जाहिर नहीं किया उन्होंने। तो नीरज, ये एक पॉइंट है जो हमें देखना होगा कि वो 25-25 अगर डेटा फेवरेबल नहीं आता है तो 25-25 वो चलने देंगे। अब हम आगे इस पे और चर्चा करेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन इज ऑल्सो माइंडसेट। नीरज, ये भी समझना होगा कि इन्फ्लेशन लोगों के माइंड में होता है। ये क्यों होता है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम 7-8% का इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट करते ही हैं, या 10% का करते हैं, या यूएस में होते हैं तो हम 3% का करते हैं या 5% का करते हैं। ये माइंडसेट है, और इस माइंडसेट को भी ब्रेक करना जरूरी है। तो फेड के दो टूल्स, जिसको कहते हैं कि एक इंटरेस्ट रेट तो है ही, एक उनका है जो वो बातें करते हैं, वो भी उनका एक टूल है। तो दे हैव टू स्टे अ वेरी हॉकिश स्टैंस। तो अनुराग, ये अभी आपके दो फेड गवर्नर्स ने ये इंडिकेट किया कि हमने तो पिछली बैठक में ही कहा था कि 50 करो, आपने क्यों किया? आप पहले नहीं बोले, अब बोल रहे हैं वो, ये सब देखने के बाद। तो क्या ये जो 21-22 मार्च की बैठक, इसमें 50 होगा? तो एक तो उसमें जो बुलेट जो है वो तो देखिए काफी चंचल स्वभाव के हैं। वो तो पहले ही हमेशा एक 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 कहते हैं ना, इवेंट के बाद में आके थोड़ा मजे हमेशा लेते ही हैं मार्केट्स में, राइट। बट इनका मेस्टर का ये कहना थोड़ा सरप्राइजिंग है, बिकॉज मेस्टर यूजुअली डविश साइड में रहती हैं। बट ऑब्वियसली नीरज, सबको मार्केट्स को सरप्राइज किया इस बात ने, और 50 की इस समय चर्चा करना रिस्की है। दैट टू व्हेन दिस, ये फेडरल रिजर्व, पॉवल साहब को हमें एक चीज बतानी पड़ेगी, यू वी हैव टू गिव इट टू देम, कि ही हैज बीन वेरी ट्रांसपेरेंट। अनलाइक आप पुराने फेडरल चेयर्स देख लीजिए, वो ट्रांसपेरेंसी मिसिंग थी। ही हैज बीन वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। तो आई थिंक ये थोड़ा ऑफ द कफ है, बट आई थिंक मे भी हो सकता है वो थोड़ा मार्केट्स को टॉक डाउन कर रहे हो, कि देखिए मार्केट्स जो सिग्नल पकड़ गए ना डिसइंफ्लेशन वर्ड को लेकर के पॉवल साहब का, वो सिग्नल्स भी राइट नहीं है। आई थिंक समवेयर वो ये सिग्नल देना चाह रहे हैं कि देखिए कूल डाउन कीजिए, और वी आर नॉट डन विद दिस, और हम चलते रहेंगे इसमें। ओके संजय जी, क्या ये इन्फ्लेशन का जो भूत है, वो भूत नहीं जिन, ये बोतल में फिर से निकल आया बाहर? क्योंकि देखिए, यूएस में अभी कहानी सुना रहे हैं अनुराग जी, इनके यहाँ बहुत नौकरियां बटी थी। एक डेटा भी मैं दिखाऊंगा, जिसमें केवल एक उदाहरण बताता हूँ। अमेजॉन ने 7.5 लाख नौकरियां कोविड के टाइम में बांटी थी। उसमें से अभी जो छटनी उन्होंने की 20-25 हज़ार निकाले, उस पर इतना हाहाकार मच गया कि ले ऑफ हो रहा। एक्चुअल में तो आदमी कहाँ, अभी तो काम कर ही रहे हैं, और जो नंबर्स आ रहे हैं वो बहुत हैवी है। इंडिया में भी आप देखिए, जो अभी रिसेंट नंबर हम लोगों के हैं वो भी बढ़ के आते हुए दिख रहे हैं। कोर इन्फ्लेशन बिल्कुल कम नहीं हो रहा। चाइना में आज सरप्राइजिंगली एक नंबर आया कि वहाँ हाउसिंग की प्राइस 0.1% बढ़ गई, जबकि वहाँ तो एकदम पता नहीं क्या डिफॉल्ट कर गए सारे लोग। तो क्या ये पूरी ग्लोबल समस्या एक बार फिर से खड़ी हो गई, जिससे हम कोशिश कर रहे थे कि हम निजात पा जाए? ये इन्फ्लेशन फिर से आ गया क्या? तो देखिए, इस साल की शुरुआत में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि चाइना की जो लॉकडाउन है वो बहुत एक्सटेंडेड होगी और उसका बहुत ही सॉफ्टनिंग असर होगा कमोडिटी प्राइसेस पे। लेकिन एक्चुअल इवेंट्स हुए उसके विपरीत। चाइना ने बहुत जल्दी अपनी इकोनॉमी में जो खोल दिया, और उसके बाद लोगों का कमोडिटी प्राइसेस के प्रति जो आउटलुक है वो बदल गया। अगर आप यूएस में देखें तो जो उनके रिसेंट आंकड़े आए हैं वो भी काफी इन्फ्लेशन की तेजी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं।
और जो आपने यूएस में छटनी के बारे में बात की, उसके इस कंटेक्स्ट में एक डेटा है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे अमेजोन में 15 लाख एम्प्लॉयज काम करते हैं, और अगर आप अमेजोन के एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो उनके यहाँ 2 टाइप के एट्रिशन होते हैं। एक कहते हैं रिग्रेटेड एट्रिशन, और एक होता है अनरिग्रेटेड एट्रिशन। यानी कि 6% लोगों को अमेजोन सामने से कहता है कि आप चले जाएं, और करीब 13% लोग ऐसे हैं जो कि अमेजोन छोड़ के चले जाते हैं दूसरे अपॉर्चुनिटी के। तो यानी कि अगर आप दोनों को मिला के देखें तो 19% का तो एट्रिशन अमेजोन में नॉर्मली होता है। तो अगर आप 15 लाख की अगर आपकी वर्कफोर्स है और करीब 20% के आसपास लोग अगर आपके नॉर्मल छोड़ के जाते थे, तो 3 लाख लोगों की जो है वो जॉब अमेजोन से हटती थी। या अगर आप सिर्फ अनरिग्रेटेड एट्रिशन को लें तो वो नंबर भी 90,000 के आसपास है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये जो छटनी हुई और जिसकी मीडिया पब्लिसिटी की गई, और उस मीडिया पब्लिसिटी की टाइमिंग अगर आप देखें तो वो यूएस के फेस्टिव सीजन के जस्ट पहले, यानी कि आप लोगों को इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है कि कल आपकी नौकरी ना रहे तो आप ज्यादा खर्च ना करें। तो जैसा कि कह रहे थे अनुराग, हाँ वो बहुत कुछ हो सकता है कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस रहा है, क्योंकि तीसरी बार इसी कॉन्टेक्स्ट में जब छटनी के अनाउंसमेंट आने शुरू हुए वो यूएस के मिड टर्म पोल्स के बाद आने शुरू हुए। तो कई बार जो इकोनॉमिस्ट हैं और पॉलिटिशियंस हैं वो इशारा करके लोगों को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आरबीआई का जो स्टेटमेंट आया इनके रिसेंट पॉलिसी में, उसमें जो उन्होंने 4 क्वार्टर के इन्फ्लेशन के आउटलुक दिए हैं, उसमें हमारी इन्फ्लेशन फर्स्ट क्वार्टर से बढ़ के चौथे क्वार्टर में सबसे ज्यादा हो जाती है। यानी कि आरबीआई भी इस बात को लेके चिंतित है कि इन्फ्लेशन इंडिया में हो सकता है आगे जाके बढ़े, घटे ना। हाँ, और ये चारों क्वार्टर में उन्होंने माना कि 5% से नीचे नहीं आएगा। ये एक चिंता बढ़ गई है और ये एक मुश्किल खड़ी करी। गुरमीत, क्या मार्केट के लिए यही सबसे बड़ी चिंता है इस वक्त? नीरज जी बिल्कुल, अगर आप देखिए कभी भी अगर यूएस का 2 ईयर बॉन्ड 5% का यील्ड देगा तो फ्लोज वहां पे डायरेक्ट होंगे। ये पर मेरा ये मानना है कि हमें लगता है कि हम इस पे ओवर एनालिसिस नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से कोई भी पास्ट इकोनॉमिक मॉडल ऐसा नहीं है जो ये बता सके कि आप जो 3-4 बार 75 पैसा हाई करिए, जैसे अभी अनुराग जी ने बोला 0 से 475 जाएं, 200-300 बिलियन डॉलर की लिक्विडिटी भी विड्रॉ करें, और आपका डेट जो है वो $32 ट्रिलियन हो, आपकी डेट सीलिंग हिट हुई है, आपका स्टूडेंट लोन ऑल टाइम हाई है, इसके रिपरकशंस बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं मेरे उसमें। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाना जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। और वो शायद बॉन्ड मार्केट दिखा रहा था, क्योंकि 10 ईयर बॉन्ड उनका 350-360 में वापस आ गया था, अभी वापस से चढ़ने लगा है। क्योंकि तो मैं थोड़ा सा सहमत हूँ अनुराग जी से कि फेड ये भी चाह रहा है कि थोड़ा सा टॉप डाउन करे, क्योंकि इन्फ्लेशन उतना ही है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन मैनेज करना भी जो है वो जरूरी होता है, खाली एक्चुअल नंबर नहीं होता है। और थोड़ा हमने देखा है नीरज जी कि जब भी ऐसे एग्रेसिव रेट हाइक हुए हैं पास्ट में, कभी भी 2003 से 7 में भी 11 रेट हाइक्स हुए थे, हालांकि थोड़े छोटे छोटे, वो हमेशा एक हार्ड लैंडिंग या रिसेशन से फॉलो होते हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है वो पास्ट से उनका एक्सपीरियंस भी है कि इसको ओवरडू ना करें। तो एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। थोड़ा सा लैग इफेक्ट भी आता है रेट हाइक्स का मार्केट में, और हमारी इकोनॉमी उतना रिस्पॉन्ड नहीं करती है मॉनेटरी पॉलिसी को जितना यूएस की करती है, क्योंकि जो लेवल ऑफ फॉर्मल डेट है वो बहुत काफी अलग अलग है। इंडिया में काफी बड़ा तबका जो है जिसका इंटरेस्ट रेट से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, चाहे वो इनफॉर्मल इकोनॉमी हो, चाहे वो कुछ पॉकेट्स हो इकोनॉमी के। तो थोड़ा कंसर्न है मेरे हिसाब से। कंसर्न रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस ज्यादा है कि पहले कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था इक्विटी का, जब ब्याज दर जैसा बोल रहे थे कि 0 के आसपास थी। अभी रिलेटिव अपॉर्चुनिटीज हैं। इंडिया में भी आप देखिए, आपको 7.5-8% मिलता है डिपॉजिट में, यूएस में आपको डॉलर डिनोमिनेशन में 5% मिल रहा है। तो ऑल्टरनेटिव्स बढ़ गए हैं, और मनी हमेशा रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस के हिसाब से फ्लो करता है। और तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा सब्र की जरूरत है, क्योंकि जब न्यूज नेगेटिव होती है मेरे जी, जब हेडलाइंस नेगेटिव होती है, तभी बढ़िया मौके भी बनते हैं। तो आपको बैलेंस्ड अप्रोच लेके मेरे हिसाब से इस समय चलना चाहिए। बैलेंस, लेकिन भारतीय बाजारों ने इसको वैसे रेसिप्रोकेट नहीं किया। यूएस वाले भी रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे थे और वो बड़े अपने आप को स्टिक रहे। दलजीत सर, ये अब मार्केट पे आया था कि ये मार्केट के और करेक्शन के लिए रास्ता बन रहा है क्या?
नीरज जी, करेक्शन का रास्ता तो बन ही रहा है, हम्म, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात यह है कि मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। हम्म, और इस समय का जो माहौल है वो पूरी तरह अनसर्टेन है। हम देख रहे हैं कि अभी आपने बात की, एक महीने पहले बोलते हैं कि हमारे को रेट कम करने पड़ेंगे या रेट रोक देंगे, बढ़ना रुकेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो रही है, अगले ही महीने नंबर कुछ और आता है। अपने डोमेस्टिक में भी देखें तो सेम चीज हुई। तो जब इस तरीके की अनसर्टेनिटी, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने पिछले कई सालों में समझी है, जब ये डाइकोटमी होती है ना कि गुड डेटा इज बैड डेटा फॉर मार्केट्स, ये मतलब समझ में नहीं आता है। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दूं, लेमन ब्रदर्स के टाइम में ये बहुत कॉमन हुआ करता था कि हर क्वार्टर के नंबर्स के पहले जो है ना, वो स्टॉक गिरता था कि साहब उसका $2 बिलियन का लॉस आने वाला है, $1.5 बिलियन का लॉस आने वाला है, और फिर वो बाद में नंबर थोड़े बेटर दे देते थे और अगले दिन स्टॉक 10% 20% चल जाता था। और फिर क्या बोलते थे कि वो बेटर देन एक्सपेक्टेशन आया, इसके लिए लॉस तो है मगर बेटर देन एक्सपेक्टेशन है। अभी सेम चीज हम यहाँ एक ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं कि नंबर अच्छा है, तो अब अच्छा है तो इसका मतलब रेट बढ़ाने हैं, और रेट बढ़ाने हैं तो हमारी इकोनॉमी के लिए ये अच्छा नहीं है, मार्केट के लिए। अब अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो फिर अल्टीमेटली ओवर लॉन्ग रन मार्केट कैसे अच्छी चलेगी, ये समझना बहुत मुश्किल है। तो हमें क्या, ये प्रॉब्लम यही हो रही है कि इस समय हम मानेंगे क्या, मार्केट चाहे क्या, क्या चाहती है कि अच्छे नंबर, इकोनॉमी के जो पैरामीटर्स हैं वो सुधरे या और खराब हों। क्योंकि अगर सुधरेंगे तो आप बोलोगे कि रेट बढ़ेंगे और इसके लिए मैं फिर हम अर्निंग्स नहीं आएंगी। तो ये जो पेन पीरियड है, मुझे लगता है कि ये अभी काफी दिन और चलने वाला है। और अभी ये जो हम सरप्राइज की बात कर रहे थे इन्फ्लेशन डेटा की, तो अगर हम देखें तो लगभग सभी इकोनॉमिस्ट का जो है इन्फ्लेशन डेटा पे ये मॉडल सब बता रहे थे कि भाई अप्रैल में काफी तेजी से गिरेगा, राइट। अब और उसमें ये बेसिक हाउसिंग रेंटल्स और इनका जो योगदान है, इसकी वजह से काफी तेजी से इन्फ्लेशन गिरेगा। अब अगर वहां पर कुछ चेंजेस हो रहे हैं और वो दिख नहीं रहे, तो नेचुरल बात है कि फिर इस फेड को चेंज करना पड़ेगा। अब जो मार्केट को अंदेशा हो रहा है कि शायद ये 5.25 पर जाके टिकेगा नहीं यूएस में, कुछ लोग तो अभी 6 की भी बातें करने लग गए। तो अगर इस तरीके का जो एक्सपेक्टेशन चेंज होगा बार बार, तो मार्केट को ये अनसर्टेनिटी कभी पसंद नहीं आएगी और हमें उसका फिर नतीजा ये होगा कि हम एक रेंज बाउंड में हर समय फंसे हुए रहेंगे, 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे, वो ऐसे ही चलता रहेगा। कन्फ्यूज़न का आलम ये है दलजीत सर कि अभी 2 दिन पहले, मात्र 2 दिन पहले, हाँ, मैं ट्यूसडे मॉर्निंग को जब मैं अपनी कमेंट्री कर रहा था तो उसमें मुझे ये एक लाइन बोलनी पड़ी कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि दिसंबर में एक कट आएगा, और एक दिन बाद ये हालत हो रही है, 50 बेसिस की बात हो रही है। और छोड़िए, आपको मैं अभी एक ताज़ा पढ़ के सुनाता हूँ, 2 घंटे पहले की बात। बैंक ऑफ अमेरिका के माइकल हर्नेट हैं, वो ये कह रहे हैं कि S&P विल फॉल बाय 7% बाय अर्ली मार्च, और अगर H1 में लैंडिंग नहीं हुई तो H2 में बहुत भयानक लैंडिंग होगी, हार्ड। अब ये इस लेवल का अटर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं फेड वाले भी, तमाम बड़े ब्रोकरेज हाउसेस भी। अनुराग नीरज जी, एग्जैक्टली यही बात हम बोल रहे हैं ना कि जब इतना कंफ्यूजन है कि हर 2 दिन में, हर 3 दिन में आपका व्यू, पूरा मैक्रो व्यू बदल रहा है, तो फिर मार्केट की दिशा कैसे मिलेगी आपको? मार्केट की दिशा तो तब मिलेगी ना जब, आज सपोज मैं एक फंड मैनेजर हूँ, आज मुझे एक डिसाइड करना है कि भाई ये 1 करोड़ रुपए मुझे कहीं डालने हैं, मैं क्या सोच करके डालूं कि ये अगले 3 साल के लिए सोच के डालता हूँ ना, ये सोच के डालता हूँ भाई ये चीज मुझे लेनी है, अगले 2-3 साल ऐसे चलेगी। अब उसमें हर तीसरे दिन तो चेंज हो रहा है, तो व्यू किधर से लूं मैं? तो जब व्यू ही नहीं होगा तो फिर मार्केट का डायरेक्शन नहीं बनेगा। संजय जी, एक करेक्शन ड्यू है क्या अपने यहाँ बड़ा? सॉरी संजय जी, संजय सर। देखिए, भारत में करेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि रिटेल फ्लोज बहुत स्ट्रांग है। अगर आप देखिए तो एसआईपी के नंबर अभी करीब करीब 14,000 करोड़ पर मंथ के आसपास पहुंच रही है। और जिस तरह का अगर आप देखें पिछले 1 महीने के इवेंट्स की सीरीज, अदानी का इशू हुआ, फेड के हाइक हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाइक किया, और हाइक करने के बाद उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि उनकी ये हाइक वाली दौर जो है खत्म हो गई है, आगे और भी हो सकता है। तो इतने सारे नेगेटिव्स के सामने में इंडियन बाजार को तो करेक्ट करना चाहिए था, लेकिन वो करेक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इतनी ज्यादा फ्लोज जो है वो इंडिया की तरफ आ रही है। और अगर आप ग्लोबली भी देखें तो पूरा ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन, रिसेशन और इन्फ्लेशन के बोझ के तले दबा हुआ है। लेकिन हर जगह ये ऑप्टिमिज्म है
कि बाजार में करेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि अभी स्थिति तुरंत सुधर जाएगी। आपने भी जैसे कुछ देर पहले कहा कि लोग उम्मीद कर रहे हैं कि साल के अंत में रेट हाई का साइकिल बंद हो जाएगा और रेट कट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये उम्मीद पे जो दुनिया कायम है, ये बाजार को करेक्ट नहीं होने दे रही है। तो मेरे ख्याल से इंडिया में एक मेजर कोई बड़ा झटका लगे, हाँ, या फिर यूएस में बहुत जोर से करेक्शन होना शुरू हो जाए, इन दोनों संभावनाओं में ही इंडियन मार्केट्स में करेक्शन होने की संभावना है। अदरवाइज जिस तरह के फ्लोज हैं और इंटरेस्ट है, मुझे नहीं लगता है कि कोई डीप करेक्शन इंडियन मार्केट्स में होगा। ओके, अनुराग जी, आप लोग यूएस मार्केट में जो है, ये जो भी ग्लोबल स्ट्रेटजिस्ट हैं मिस्टर हर्नेट बैंक ऑफ अमेरिका की, तो मार्च की बातें कर रहे हैं, यूएस में भी करेक्शन नहीं हुआ। इवन अगर आप पिछले 1.5-2-3 महीनों में देखें तो आपके तीनों इंडाइसेस बहुत ज़बरदस्त रिकवरी करे हैं। क्यों? आप तो मानते हैं इन्फ्लेशन बहुत सीरियस प्रॉब्लम वहाँ पे, फिर कौन सी चीज़ वहाँ पे रोक के रखे हुए है? तो नीरज, एक बात करते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं जनवरी इफेक्ट। हाँ, और एक दूसरा सब्जेक्ट होता है सांता क्लॉज रैली। अब इन दो को अगर आप मिला दें तो हमें मिलता है ये जो बाउंस बैक जो अभी मिला। अब देखिए जैन में क्या क्या बढ़ा, और इसमें कुछ हद तक आपका वो भी एक्सप्लेन हो जाएगा पॉइंट कि इंडियन आईटी कंपनीज क्यों बढ़ी, क्योंकि एक तो वो नैस्डैक को फॉलो करती है। नैस्डैक क्यों बढ़ा? देखिए, जो ईयर एंड में 2022 में जो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, अगर मैं अपने पोर्टफोलियो को देखूं और कहूं कि यहाँ पर प्रॉफिट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे क्या बेचना है कि मेरा थोड़ा लॉस होकर के वो बैलेंस हो जाए, जैन में फिर से खरीद लूंगा। तो मैंने फिर वो मेटा बेचा, मैंने वो आपके ऑल तमाम जो चीजें मेरी, टेस्ला, नेटफ्लिक्स जो नहीं चल रहे थे, एनवीडिया, ये सब, सॉरी मैं अपना पोर्टफोलियो नहीं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फंड मैनेजर्स ने ये सब लिया, राइट। मैं जान लेकिन गया आपका द मोमेंट portfolio। ये हुआ तो द मोमेंट ये हुआ नीरज जी, तो वो फिर जैन में वापस से बाइंग करते हैं उनको। और आपने देखा फिर तमाम के वही एक फीलिंग ये आई कि ये स्टॉक्स तो बड़े खैर नेचुरली ऑल ऑफ देम वेंट अप, बट इसके अलावा जो बहुत तरह के मीम और फर्जी स्टॉक्स थे वो भी वापस आ गए फ्लेवर पे, राइट। तो उनमें भी एक बाइंग हुई जो अब ठंडे पड़ रहे हैं। तो एक ये इफेक्ट होता है, हमें इसको उस हिसाब से देखना चाहिए। इट वाज नॉट अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड, बट इट वाज अ सीजनल ईयर चेंज ट्रेंड। दूसरा ये भी हुआ कि अर्निंग्स ड्रॉप हुई, लेकिन देवर सम गुड न्यूज। जैसा एक अभी संजय जी ने कहा कि हर कंपनी ने ये फॉर्मूला डिस्कवर कर लिया कि एक्सपेक्टेशंस टोन डाउन करो, और उसके बाद एनालिस्ट आपका एक्सपेक्टेशंस कम कर देंगे, फिर आके बोलो देखिए हम 5% वर्कफोर्स गिरा रहे हैं। अरे आपने फेसबुक एंड माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन 600-700 के से 1.6 मिलियन एम्प्लॉइज पर पहुंच गए 2 साल में। बाकी सब ने 40 से 50% वर्कफोर्स बढ़ाई है। उस पर 5% कम भी कर देते हैं तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट का गेम था। तो ये है नीरज जी। तीसरा एक लाइटर नोट में कहना चाहता हूँ, एक बार को तो मुझे घबराहट हो गई जब दलजीत जी ने कहा कि देखिए अगर ये ऐसे नीचे नहीं आता तो फिर तो फेड को चेंज करना पड़ेगा। तो फॉर अ मोमेंट आई थॉट कि वो फेडरल रिजर्व को चेंज करने की बात कर रहे हैं, बट मे बी ही इज टॉकिंग ऑफ द पॉलिसी चेंज एट फेडरल रिजर्व। ओके गुरमीत सर, अब ये 2 टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए। मुझे इसमें एक चीज़, चूंकि हमारे दर्शकों को आसानी हो समझने में, अगर आप एक चीज़ कोई चीज़ बताइए जहाँ पे कंसिस्टेंसी है। डेटा जैसे अमेरिका का तो मतलब 100% डेटा है वहाँ पे, हर चीज़ क्या कहते हैं उसको, डेटा वाइज है, फिर भी उनके अनुमान गलत जा रहे हैं। तो कोई एक ट्रेंड पकड़ सकता है कोई व्यक्ति यहाँ से कि मार्केट अभी किस चीज़ को बहुत कंसिस्टेंटली देख रहा है, या वो कंसिस्टेंट है, हर दिन जो व्यू बदलता है उसको क्या, कोई एक चीज़ आप पकड़ पा रहे हैं? जी 2 चीजें बहुत एक्चुअली ना, मार्केट, मुझे 2 व्यू में प्रॉब्लम है, 2 कंट्रास्टिंग व्यू है। एक व्यू ये है कि यूएस में रिसेशन आएगा, दूसरा व्यू है कि या सॉफ्ट लैंडिंग होगी, दूसरा व्यू है कि रेट बढ़ते रहेंगे। दोनों चीजें नहीं हो सकती। क्या तो आप ये बोलिए कि रिसेशन बिल्कुल नहीं आएगा, सॉफ्ट लैंड इकोनॉमी अच्छा करती रहेगी चाहे फेडरल रिजर्व 5.5% की रेट को ले जाए, या आप बोलिए कि रिसेशन आएगा तो आपका रिसेशन आएगा तो रेट कट जल्दी होगा, उसमें दिसंबर क्या हो और अक्टूबर क्या हो या जनवरी क्या। तो ये जो दोनों चीजें आप जो लोग कर रहे हैं उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो आपको एक पहले व्यू बनाना पड़ेगा। मेरा ये मानना है, कोई भी रेट हाइक इतना एग्रेसिवली अगर होगा तो उसका रिसेशन, और इसलिए वो बाजार जो है मेरे हिसाब से कुछ चीज फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। तो इस वजह से, और दूसरा भी अगर जिसका ये है कि इकोनॉमी मजबूत रहेगी और रेट हाइक होते रहेंगे, उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है एक पैराडॉक्स है। दोनों चीजें नहीं हो सकती कि आप कंटिन्यूसली रेट हाइक बढ़ाते जाए। तो एक जो मुझे मार्केट में एक पैटर्न दिख रहा है, जो मैं इंडियन मार्केट की बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि धीरे जी हम
डिस्प्रोपोर्शनेट टाइम स्पेंड करते हैं कि फेड क्या बोल रहा है, पावल क्या बोल रहे हैं, और हम कंपनी की बैलेंस शीट कम देखते हैं और फेड की बैलेंस शीट को ज्यादा देखते हैं। एक चीज मार्केट बहुत क्लियरली बोल रहा है, अगर आप ग्रोथ नहीं देंगे और आपका वैल्यूएशन ज्यादा है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, चाहे आप डिवीज लैब्स हो, चाहे आप बजाज फाइनेंस हो, चाहे आप कोई भी मार्की नेम हो, चाहे आप एशियन पेंट्स हो। तो एक चीज बहुत क्लियर है जो मार्केट आपको बता रहा है कि आपको वहां जहां ग्रोथ रीजनेबल वैल्यूएशंस पे है, उसको देखिए वहां रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। वो हमने देखा है, चाहे वो पीएसयू बैंक्स में दिखा हो, आईटीसी में दिखा हो, बहुत सारे पॉकेट्स में दिखा हो। तो एक जो मुझे ट्रेंड अभी दिख रहा है मार्केट में, वो इंडिया में फाइनेंशियल्स का दिख रहा है। मुझे लगता है कि ये समय ये देखने का है कि कहाँ पे अर्निंग या ग्रोथ अच्छी है, वो फाइनेंशियल्स में दिख रही है। क्रेडिट ग्रोथ बहुत समय बाद आई है, और मैं बैंक्स को बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ जो 10 से 30 लाख के और 50 से 75 लाख वाले जो होम लोन के टिकट्स हैं, उसमें रेट हाइक के बावजूद मोमेंटम में कमी नहीं आई है। इनफैक्ट आप हैरान हो जाएंगे, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जैसा प्रोडक्ट, उसमें भी डिसबर्समेंट्स अच्छे हैं। कमर्शियल व्हीकल्स के डिसबर्समेंट अच्छे हैं। कमर्शियल व्हीकल का डिसबर्समेंट का मतलब यही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ठीक है, उतनी सॉफ्ट नहीं है। तो जहां पे सर्टेनिटी है फ्लो की, वहां पे आपको करना। और मेरा ये मानना है कि मैं ये इस कैंप में हूँ कि यूएस में हार्ड रिसेशन के और क्रेडिट इवेंट के चांसेस काफी ज्यादा हैं अगर इसी पेस से रेट हाइक होता है। ओके, तो ये स्थिति है। दलजीत सर, ये बताइए कि अपने मार्केट में मैं आपके सामने एक तस्वीर रखता हूँ। देखिए, जैसे अभी नाम दो चार इन्होंने लिए हैं, तो वो नाम हम लोग खाली रेफरेंस के लिए, समझने के लिए ले रहे हैं। बहुत सारे टॉप क्वालिटी के स्टॉक्स अपने पीक से 20-25%, मिड कैप की तो मैं अभी ज़्यादा बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप जैसे एवेन्यू सुपरमार्ट देखिए, वो 23% करेक्ट हो चुका अपने हाई से। जब वो पीक पे था तो वो 200 के मल्टीपल पे था, लेकिन अभी भी वो 100 के मल्टीपल पे है। आप पीडीलाइट को देखिए, वो 20% करेक्शन हुआ 111 के मल्टीपल से, अभी भी 95 के मल्टीपल पे। वैसे ही एस्ट्रल स्टिल 100 के मल्टीपल पे है, 28% का करेक्शन ले चुका है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एसबीआई लाइफ, एशियन पेंट्स, जुबिलेंट फूड, ये सारे अभी भी बहुत महंगे हैं, जबकि ये 9-10 से लेकर के 25-30-35% तक के करेक्शन ले चुके हैं। अब ये अपना बाजार जो है, इसको आप हमें, हमारे दर्शकों को समझाइए कि इस तरह करेक्शन हुआ और अभी भी ये बहुत महंगे हैं। जैसे मैंने क्रेडिट स्विस के नीलकंठ मिश्रा जी से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमको ये इंडियन मार्केट अभी महंगा लगता है, मल्टीपल के लिहाज से इसमें कम से कम जो है 25% कमी आनी चाहिए, क्योंकि ये कंफर्ट नहीं देता आपको खरीदारी करने के लिए, क्योंकि महंगाई है। तो क्या सिर्फ हम ये इंडेक्स देख के खुश हो जाते हैं? ये तो फ्लैट तो चल रहा है, 7-5-4% तो गिरा है निफ्टी और ये सब, कहाँ गिरे हैं? लेकिन नीचे नीचे जो है करेक्शन हो रहा है, और होगा अभी, क्योंकि ये मार्केट एक्चुअली अभी महंगा दिखता है। तो नीरज जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो एक बड़ा थीम अभी उभर रहा है वो है कि पहले चल रहा था बाय एट एनी प्राइस, बाप, अभी वो खत्म हो रहा है। अभी सब ढूंढ रहे हैं वैल्यूएशन एट रीजनेबल प्राइस, या फिर जो है बाय एट रीजनेबल प्राइस कुछ चाहिए। तो ये अगर हम देखें तो 2008 के बाद से 2022 तक ये 14 साल जो है लगभग यही थीम चलता रहा। क्या था कि मल्टीपल्स के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे थे, बिकॉज सिर्फ क्वालिटी। बिकॉज 2008 में एक बड़ा झटका लगा, सबने देखा कि भाई सब फंड्स में बहुत परेशानी हुई, और उस समय फिर ये डेट का भी एक 2008 से लेके 12-13 तक जो बहुत ओवर लिवरेज कंपनीज थी, उनका भी बहुत बड़ा उसमें परेशानी देखने को मिली सबके पोर्टफोलियोज में। तो एक पूरा नॉर्मल थीम बन गया कि भाई क्वालिटी लेनी है हमको, और क्वालिटी के लिए फिर आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। क्वालिटी के लिए प्रीमियम देना है तो कितना भी प्रीमियम देना है, सब चलेगा। और फिर बहुत सारे लोगों ने आकर के समझाया भी, जो है पी मल्टीपल का कोई रेलेवेंस ही नहीं होता है, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो वो, और उसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे दूसरे तरीके के रेशियोज निकाले। तो आई थिंक ये जो 14 साल का जो एक्सेसिव था कि भाई हमें वैल्यूएशन को ध्यान नहीं देना है और केवल क्वालिटी पे जाना है, वो अब चेंज हो रहा है। और उसमें एक बड़ा रीजन है इंटरेस्ट रेट्स का भी, क्योंकि बहुत पिछले 14 साल में हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट भी ऑलमोस्ट बहुत आधे से ज्यादा वर्ल्ड में तो जीरो थे, इंडिया में भी काफी कम थे, और अब वो बढ़ना शुरू हो गए। तो अब जो है, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी देखना चाहिए, और अल्टीमेटली हमारा बाई प्राइस जो है जब तक कंफर्टेबल नहीं होगा तो हमें आगे रिटर्न कैसे मिलेगा। अगर हम अब जैसे आपने कहा कि अगर मैं डीमार्ट, शॉर्ट के मल्टीपल पे खरीद रहा हूँ,
तो आज अगर मैं 100 के मल्टीपल पे खरीद रहा हूँ तो उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आने वाले समय में वो 150 होना चाहिए, 200 होना चाहिए, तभी तो मुझे डबल रिटर्न मिलेगा। तो अगर वो ऐसा उम्मीद वो पॉसिबल नहीं है, या वो उसके लिए उतनी ग्रोथ जितनी चाहिए उतनी अब नहीं आ पाएगी, तो फिर आपके लिए इस रेट पे घुसना मुश्किल होगा। तो अभी ये थिंक ये जो बहुत बड़ा जो थीम जो अभी आप थोड़ी देर पहले गुरमीत से पूछ रहे थे कि मार्केट में क्या एंकरिंग करनी चाहिए आज की डेट में, क्योंकि लीडरशिप कोई सेक्टर या कोई उसमें से नहीं मिल रही है आपको कोई स्टॉक से। अभी आपको एंकरिंग यही करनी है कि आपको जो हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स हैं, बहुत हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स हैं, उनसे हटना है और धीरे धीरे आपको वैल्यू को ढूंढना है। अब वैल्यू ढूंढना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और वैल्यू ढूंढने में के साथ में बनने के लिए आपको बहुत समय रहना पड़ता है। तो वैल्यूएशन ऐसे नहीं बनती है कि जो स्टॉक आज 10 के मल्टीपल में है, वो हमने भाई बहुत सारे स्टॉक निकाले हैं अपने टाइम में जो 10 से लेकर के 50 के मल्टीपल तक गए हैं, 30 के मल्टीपल पे गए हैं, 10 गुना 50 गुना रिटर्न दिए, लेकिन वो एक दिन में नहीं हुआ, वो 3 साल 5 साल में हुआ। और इनफैक्ट जिस समय उसके बारे में बात करते हैं उस समय तो उसमें डिसबिलीव होता है, क्योंकि जब हम 10 के मल्टीपल पे कोई स्टॉक की बात कर रहे होते हैं तो 90% लोग उसमें नेगेटिव्स ढूंढते हैं कि साहब इसमें तो कुछ है ही नहीं, और वो फिर आगे चल के जैसे जैसे करेक्शंस होते हैं उस स्टॉक में चीजें ठीक होना शुरू होती है तो मार्केट री रेट करता है। तो अभी मुझे लगता है कि हम अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको वो चीजें ढूंढनी है जहां पर री रेटिंग की पॉसिबिलिटी है, जो और वो आएगी ऑब्वियसली अर्निंग्स ग्रोथ से, मैनेजमेंट की क्वालिटी से भी आएगी ना। हम ये नहीं कह रहे कि मैनेजमेंट की क्वालिटी को भूल जाइए जी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो आपका स्टॉक कभी भी नहीं चलेगा। तो मैनेजमेंट की क्वालिटी भूलना नहीं है, लेकिन इस बात के लिए कि ये एमएनसी है, ये एशियन पेंट्स है, इसलिए इसको 70 का मल्टीपल तो मिलना ही चाहिए, इसको 90 का मल्टीपल तो मिलना ही चाहिए, वो चीज अब शायद खत्म। गुरमीत, दो चीज़ें होती है, या तो आप मेहनत करके खेल जीत लीजिए या खेल के नियम बदल लीजिए। तो नियम बदलना ज़्यादा आसान इस समय इसलिए है क्योंकि आपके पास लिक्विडिटी का एरोगेंस है, इतना पैसा है, एरोगेंस है। अब मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी एसआईपी को ही बंद कर दें, लेकिन वो आ रहा है ना पैसा, तो उस एरोगेंस के चक्कर में 70 80 90 क्या मल्टीपल है। कंपनी बहुत टॉप क्लास की है, ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप है, तो कोई भी मल्टीपल चलेगा। ये हो रहा है इस समय। नीरज जी पूरी तरह नहीं, थोड़ा सा मुझे लगता है देखिए आप सीखते हैं, मार्केट भी सिखाता है। अब जो न्यू जनरेशन इन्वेस्टर था उसने एक तरफा रैली देखी बहुत सालों में। मैं आपको एक डेटा देता हूँ, पिछले 42 साल में 33 साल सेंसेक्स पॉजिटिव रहा और लगभग हर साल में 10% इंटर ईयर करेक्शन आया, उसके बावजूद पॉजिटिव रहा है। हर 4 साल में 3 साल पॉजिटिव रहता है। तो देखिए ना इन्वेस्ट करने के तो बहुत बहाने, और हमेशा पेसिमिस्ट ज्यादा इंटेलिजेंट साउंड करता है ऑप्टिमिस्ट से, ये तो बात बिल्कुल तय है। तो मुझे लगता है थोड़ा बाजार में एक सीख देता है जो पिछले 16-18 महीने में दी है। आप देखिए पिछली बार जब इंडेक्स 18,600-700 था, हमारा ट्रेलिंग 26-27 था, और अब जब है तो हमारा 20-21 का ट्रेलिंग है और 17-18 का फॉरवर्ड है। और उसमें जैसा आपने बोला इंडेक्स के नीचे बहुत शार्प करेक्शंस आए हैं, तो जो महंगा था उसमें करेक्शन भी ज्यादा है। तो जैसे मिड कैप आईटी है वहां पे करेक्शन 40-50%, जहां वैल्यूएशन रीजनेबल था जैसे एचसीएल टेक है या इन्फोसिस है, वहां करेक्शन 10 से 20% आया। तो बाजार आपको सिखाता है धीरे धीरे। और जैसा कि अभी वो भी कह रहे थे मेरे फेलो पैनलिस्ट की, थोड़ा सा रीजनेबल वैल्यूएशंस का इंपॉर्टेंस, टेक्स्ट बुक फाइनेंस क्या होती है, बाजार आपको वापस से सिखा रहा है, जो कि एक तरीके से अच्छा है कि आप कैश फ्लोज देखिए। और ये जो नए मॉडर्न टर्म थे कि प्राइस टू सेल्स कितना है, एबिटा एडजस्टेड फॉर ESOPs या एडजस्टेड फॉर, सब कुछ एडजस्ट करके एबिटा पॉजिटिव दिखा देते थे। आई थिंक बाजार अपने तरीके से समझाता है। मेरा ये मानना है नीरज जी कि इंडिया में एक हम फ्लोज को फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं। अगर आप एसआईपी के नंबर देखेंगे, मैं आप रिटर्न्स की बात करता हूँ, आप एक बार 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल के एसआईपी के नंबर्स देखिए, आपको सारे नंबर डबल डिजिट में दिखेंगे, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी होती है वो सिप के फेवर में होती है। तो ये सिप फ्लो स्ट्रक्चरल इसलिए भी है कि डिस्पाइट ऑल द वॉलेटिलिटी 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का रिटर्न काफी अच्छा डबल डिजिट। इनफैक्ट आप देखिए प्री कोविड हम 11,500-12,000 निफ्टी पे थे, जो कि 2020 था, फरवरी ले लेते हैं, आज 2023 फरवरी में है, तो भी 11,000 से इंडेक्स 18,000। तो आप अगर देखेंगे तो बाजार ने रिवॉर्ड भी किया है जिन्होंने पेशेंटली इन्वेस्ट किया है। तो मेरा ये मानना है कि जो डिसिप्लिन है वो इंटेलिजेंस पे लॉन्ग टर्म पे स्कोर करता है, वो इन्वेस्टमेंट्स हो, स्पोर्ट्स हो, लाइफ हो, कोई भी एस्पेक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग बात, एक बात आपने जो कही ना उसमें बहुत मज़ेदार बात करके मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, फिर संजय जी और अनुराग के पास आऊँगा, आगे चर्चा बढ़ाते हैं हम लोग।
एक बात अभी आपने जो कही ना, उसको मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें था कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करता है, बहुत डेटा देखता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्वायर कर लेता है, वो पेसिमिस्ट हो जाता है, बिकॉज उसके पास पेसिमिज्म के लिए फैक्ट है सामने। मेरे को दिख रहा तो मैं कैसे कहूँ कि ये गलत है, लेकिन ऑप्टिमिज्म के लिए आपको अपने या तो गेस करना है या बिलीफ सिस्टम आपको बहुत मजबूत करना है कि मुझे को ऐसा लगता है कि 10 साल में दुनिया इधर से उधर होगी। तो अगर आप कम ज्ञानी हैं तो आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, और आप बहुत पढ़ लिया आपने तो आप बाय डिफॉल्ट पेसिमिज्म। ये एक डिबेटेबल है, ये बहुत मज़ेदार किताब थी जो मैं पढ़ रहा था कि अगर आपको बहुत सारे डेटा दे दिए गए ना तो आप तो दुखी हो जाओगे, यार तो सब नीचे की तरफ ही जा रही है। इसीलिए शायद इसीलिए मैं हो सकता है गलत हो कि रेटिंग जो डाउनग्रेड्स आते हैं एकदम अंत में आते हैं जब कहानी हो चुकी होती है, क्योंकि वो डेटा बैक्ड है। यानी छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, लौट के आते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों से ये आईटी शेयर भारत में क्यों चल रहे हैं, अनुराग ने थोड़ा एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं उस पर सवाल मेरा ये है कि 30%, 40%, 50% तक रिकवरी इंडियन आईटी सेक्टर में हुई है लो से, ये क्यों हो रही है और इस साल की थीम फिर क्या हो दोस्त, मतलब ये ऐसे ही जाएगा क्या कि निवेश करें या कुछ करें, आइडियाज़ थीम्स क्या पढ़ें। और इस बीच ब्रेक में अगर किसी के पास चैट जीपीटी हो तो उसमें कृपया खोल के देखें ना कि वो क्या बता रहा मार्केट डायरेक्शन के लिए। अनुराग जी के बाद पक्का होगा, ब्रेक के बाद देखते हैं इसमें क्या होता है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं आइशर मोटर्स की। दरअसल कभी अगर आप ताज कोलाबा या आमतौर पे मॉल में घूम रहे होंगे तो आपने एक शॉप देखा होगा या एक आउटलेट देखा होगा गुड अर्थ के नाम से। ये गुड अर्थ जो है ये यूजुअली आपको दिखाई पड़ेगा गिफ्ट आइटम के लिए या वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न क्लोथिंग के लिए। दरअसल आइशर मोटर की शुरुआत जब हुई थी तब इस कंपनी का नाम था गुड अर्थ और वहां से कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुई। आज जो कंपनी के चेयरमैन हैं सिद्धार्थ लाल, उनकी मदर का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है गुड अर्थ और आज भी वो रिटेल आउटलेट्स के तौर पर आप आमतौर पे देखेंगे भी। तो अक्सर मुंबई में, अक्सर किसी हाई प्रोफाइल मार्केट्स में आपको शायद गुड अर्थ के नाम से कुछ प्रोडक्ट बिकते हुए दिखाई पड़े। अब लौटते हैं आइशर मोटर्स के ऊपर। दरअसल आइशर मोटर की शुरुआत 1948 में हुई थी और तब जब ये गुड अर्थ होती थी तब इसका जो कामकाज होता था वो इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स को इंपोर्ट करना, उनके पार्ट्स को इंपोर्ट करना, उसे असेंबल करना और उस असेंबल करने के बाद उसको बेचने का काम ये उस समय पर गुड अर्थ का होता था। धीरे धीरे वो गुड अर्थ से आइशर बनी और आइशर से होते हुए आज आइशर मोटर्स आपके सामने है। मेजरली रॉयल एनफील्ड ज़्यादातर प्रोडक्ट आप उसके देखेंगे। लेकिन और इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक फैक्ट ये भी है कि 1959 में इस कंपनी ने एक ट्रैक्टर डिवीज़न जो कि जर्मन ट्रैक्टर कंपनी थी, आइशर ट्रैक्टर, उसको मर्ज करने के बाद बनाया और उसके बाद से ट्रैक्टर कारोबार के अंदर प्रोमिनेंटली इंडिया में एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़े। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर एक कंपनी के 15 अलग अलग बिजनेस होते थे जिसके अंदर ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स, कंपोनेंट्स, फुटवेयर और साथ साथ गारमेंट जैसे कुछ अनरिलेटेड बिजनेस भी थे और जिसकी वजह से ये कंपनी काफी मासिव लॉसेस में थी। रॉयल एनफील्ड जो इस कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है वो एक समय पर लॉस में था और करीब करीब 20 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस आया था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि सन 2000 में एक ऐसा भी समय आया था जब कंपनी के बोर्ड ने डिसाइड किया था कि वो रॉयल एनफील्ड डिवीजन को बंद कर देंगे और उस समय पर सिद्धार्थ लाल साहब ने इस कंपनी की कमान संभाली। उन्होंने नॉन रिलेटेड 13 प्रोडक्ट्स को बंद किया और सिर्फ 2 प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया, जिसमें एक था रॉयल एनफील्ड और दूसरा था वॉल्वो आइशर ट्रक्स जिनको आप देखते हैं। इन दोनों पे फोकस करा और मासिव स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज हम लोग बाजार की दशा और दिशा और समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो फिर से सर उठा रहा है इन्फ्लेशन, इससे कितना डर होना चाहिए, इसी पर बातचीत हो रही थी हमारी। और अब मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि हमारे देश में, भारत के बाज़ारों में आईटी शेयर्स में एक बड़ी रिकवरी और रैली हमने पिछले कुछ दिनों में देखी। कुछ नंबर मैं आपके सामने रखता हूँ। परसिस्टेंट सिस्टम एक बढ़िया मिड कैप कंपनी है, अपने लोस से 58% की रिकवरी इसमें आ चुकी है।
कोफोर्ज में 31% की रिकवरी है, जिसमें इसमें से कई सारे लोग ब्लॉक डील में निकल के भी गए हैं। HCL टेक्नोलॉजीज में 26% की रिकवरी, L&T टेक में 26% की रिकवरी, तो इन्फोसिस में 17-18% की, टाटा एलेक्सी बहुत महंगा स्टॉक है टाटा एलेक्सी, फिर भी उसमें रिकवरी निचले लेवल से आई है। संजय जी, ये क्यों आ रही, क्या इसके वजह कोई ठोस कारण है, या जैसा कि अनुराग ने हल्का सा इशारा किया कि वो नैस्डैक ट्रैक करते इसलिए आ गई रिकवरी? नहीं तो देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब इंडियन आईटी स्टॉक्स करेक्ट कर रहे थे उस समय अगर आप देखें तो उनकी फंडामेंटल वैल्यूज में कोई खास नेगेटिव असर नहीं था। लेकिन चूंकि नास्डैक में करेक्शन हो रहा था तो उसके कारण इंडियन आईटी कंपनीज में भी करेक्शन जरूरत से ज्यादा होने लगा। दूसरी बात थी कि इंडियन आईटी कंपनीज के पास समस्या उस समय दूसरी थी। उनकी समस्या थी एट्रिशन की। बहुत ज्यादा तादाद में लोग एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जा रहे थे, और इसके कारण जो था उनकी मार्जिन्स पर प्रेशर होना शुरू हो गया था। आज की स्थिति अगर आप देखें तो स्थिति काफी हद तक बदल गई है, इन द सेंस की एट्रिशन की समस्या जो थी वो अब हमारे पीछे है, स्टेबिलिटी है वर्कफोर्स में। और यूएस का एग्जांपल देखकर इंडियन वर्कफोर्स में शायद जो मोबिलिटी थी वो भी थोड़ी सी कम हो गई। दूसरी बात, जो लोकल मार्केट्स में आईटी स्टॉक्स में करेक्शन हो रहे थे वो मेरे ख्याल से इरैशनल थे। जैसे कि एक आईटी कंपनी ने अपनी रेवेन्यू गाइडेंस जो है वो 13-14% से घटा के 12-13% कर दिया। इसको लेके उस स्टॉक में 10-15% का करेक्शन हो गया। ये कहाँ से जस्टिफाइड है? तो ये एक दूसरा कारण था। तीसरा है, अगर आप इस तिमाही के रिजल्ट को देखें तो अधिकतर आईटी कंपनीज जो हैं उन्होंने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को या तो मीट किया है या फिर उनको एक्सीड किया है। तो ये भी एक तीसरा कारण है जो कि इसके पीछे रहा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर यूएस में स्लो डाउन हो रहा है या रिसेशन होने की संभावना है तो उसका असर इंडियन आईटी कंपनीज में एक्चुअली शायद पॉजिटिव ही हो और उनकी जो बिजनेस है उनमें इसका नेगेटिव असर ना पड़े। तो फिर आप अपना अगर सेफ्टी के प्रति अगर अपना बेट लगाना चाहेंगे तो शायद आप इन सेक्टर में लगाना चाहेंगे। मेरे ख्याल से ये जो कारण है, इन सभी कारणों ने इन आईटी कंपनीज के शेयर के प्राइसेस में उछाल लाया है। अनुराग जी, क्या हम लोग ट्रिगर हैप्पी लोग हैं क्या? तो नीरज, एक छोटा इक्वेशन लोगों को एटलीस्ट जो नए वो जरूर समझें, और ये मैं जो अभी कुछ स्टॉक्स यूएस में भी बता रहा था वहां पर भी ये प्ले आउट हुआ है। एक 100 रुपए का स्टॉक 50% करेक्ट करता है तो 50 पे आ जाता है, लेकिन फिर वहां से वो 50% ग्रोथ करता है तो 75 पर ही पहुंचता है, 25 का गैप फिर भी रह जाता है। तो ऑप्टिकली अगर स्टॉक्स एक बार काफी गिर जाते हैं तो वो जो एक करेक्शन उतना ही आता है, वो दिखता है कि यार इट शुड बी बैक टू देयर नॉर्मल लेवल, बट वो आता नहीं है वहां पर। तो एक तो ये बेस इफेक्ट बहुत जरूरी है जानना व्हेन वी आर लुकिंग एट दी स्टॉक्स। तो एक ये फैक्टर प्ले आउट हुआ है। आई डोंट सी 50% बढ़ना उतना मायने रखता है ऑन अ लो बेस। सेकंड इज नीरज, इसमें ये मल्टीपल करेक्शन हुआ है, तो ये जो, और अभी बातें काफी दलजीत ने भी कही, गुरमीत ने भी कही, देखिए रीजनेबल प्राइस जरूरी है। ये 70-80 के मल्टीपल्स जो है बहुत ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर ग्रोथ को प्राइजन करते हैं, और वो ग्रोथ मटेरियलाइज जब नहीं होती है, और सिमिलरली ये आईटी कंपनीज में हुआ कि आफ्टर कोविड जब अज्यूम किया कि यार ये देखें अगेन ग्रो बैक टू 20% कैगर ग्रोथ, तो मार्केट ने 40 के मल्टीपल्स दे दिए, लेकिन अब नहीं हुआ तो वो करेक्शन हो रहा है, और वो अब सस्टेनेबल करेक्शन है। अब ऐसा नहीं है कि वो 20% वाले जमाने वापस आएंगे। तो इस पे भी थोड़ा संभल के रहें कि ये आईटी सर्विसेज कंपनी के लिए काफी ज्यादा बड़े वैल्यूएशंस हैं ऑलरेडी, राइट। और इसका तीसरा जिक्र नीरज आपने किया, मुझे वो बात बहुत पसंद आई। देखिए, टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू स्टॉक्स। बहुत कम ऑर्गेनाइज सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो कि सस्टेनेबल अर्निंग्स देते हैं। इस बात में कोई डिबेट नहीं है कि हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, ये कैश जनरेटिंग कंपनीज हैं, ये देती हैं, और इन्हीं को अगर सारा मार्केट चेज करेगा तो वैल्यूएशंस देखिए जाहिर है वहां आ जाएंगे। अब एक ही टाइटन को आप मुझे उसके ग्रोथ में और वैल्यूएशन में बहुत गैप दिखता है, राइट। लेकिन इट डिपेंड्स, राइट। इट माइट बी यू नो, जैसा गुरमीत जी ने कहा कि ज्यादा सिनिकल होना भी, यू नो, इट साउंड्स मोर इंटेलेक्चुअल बट इट डजंट रिवॉर्ड यू, राइट। तो कहीं ना कहीं हमें बेट्स तो लेने पड़ेंगे, अपॉर्चुनिस्टिक बेट्स तो लेने ही पड़ेंगे, बट फिर इग्नोरेंट होना भी फिर कोई उसका समझदारी नहीं है। चौथा, एक नीरज एक सिग्नल दूंगा उसका कि एक बोर्डम रैली भी इंडियन मार्केट्स में चल रही है।
विच इज कि अब लोग अब बाकी जगह से बोर्डम जब आ गया तो फिर वो पीएसयू स्टॉक्स चलने लगे। अब ये वापस से ये जो आपके नायका, जोमेटो, पेटीएम पॉलिसी वापस से इन पर फिर से फोकस आ गया है विद। और चलो अच्छा, इन पे एडजस्टेड अबीटा तो कुछ पॉजिटिव की बात तो कर रहे हैं, अभी पी मल्टीपल 70x भी समझ में आता है, लेकिन प्रॉफिट्स की बातें करने पे स्टॉक बढ़ जाए वो तो फिर बिल्कुल समझ नहीं आता है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर इंडिकेशन। और वही ब्रोकरेज हाउसेज जो उनको आईपीओ में महंगे बेच रहे थे, अभी वही 1 साल 2 साल बाद 50% करेक्शन पे नए टारगेट्स पे बेच रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज जस्ट काइंड ऑफ दिस ब्रेजननेस आल्सो सरप्राइजेस मी कि अभी एक बार आप बेवकूफ बना दे तो ठीक है, आपकी गलती है, लेकिन 2 बार मैं बेवकूफ बनूं तो फिर मेरी भी मिस्टेक है, राइट? तो जिसको कहते हैं फूल मी वंस शेम ऑन यू, बट फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। सो आई थिंक वो क्लियरली दिख रहा है। तो आई थिंक इससे बचना चाहिए और ओवर वैल्यूएशन से बचना चाहिए। देखिए, एक फाइनल पॉइंट नीरज एक छोड़ के जाता हूँ लोगों के सामने, और मैं जब ये इन्वेस्ट करता हूँ, और मैंने अभी कुछ और कंपनीज के नाम लिए, इनमें से एक कंपनी में अपॉर्चुनिस्टिकली मैंने भी पोजीशन लिया था ईयर एंड में, और फिर उसने रिवॉर्ड किया जनवरी में, बट वो रिवॉर्ड नहीं भी करता तो मैं उसमें टिक सकता था। मेरा पॉइंट था मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। अगर आप 80x 80x 70x 100x के स्टॉक्स खरीद रहे हैं, आप मोमेंटम की गाड़ी में बैठ तो गए हैं, लेकिन आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। अगर कोई मिस्टेक होती है और ट्रेन रेक होता है तो ऐसी सिचुएशन में मैं नहीं चढ़ता हूं, बिकॉज मैं फिर अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। बट अगर करेक्शन ऑलरेडी वैल्यूएशन रीजनेबल लेवल पर है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, देन आई कैन जस्टिफाई कि कहीं ना कहीं रैली किसी दिन आएगी और उस दिन हम बेच के निकलेंगे। तो आई थिंक ये जरूरी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत जरूरी है कि आप आज के समय में ये देखिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कोई नई चीज नहीं है, एंटायर वर्ल्ड इज चेजिंग इट, एंड इंडिया में अब ये ट्रेंड बढ़ चुका है, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरूर रखिए। दलजीत जी, एडजस्टेड एबिटा आपको पसंद आता है क्या? मैंने तो सोचा अगर मैं अपनी टमी को एडजस्ट कर दूं तो मेरा 6 पैक निकलेगा सर। बिल्कुल सही नीरज जी, है। एक है ना, लाइज, डैम लाइज एंड स्टैट्स। तो ये वैसे ही है, लाइज, डैम लाइज एंड एडजस्टेड एबिटा, राइट? तो जस्ट इसका कोई हाल नहीं है। नीरज जी, उससे भी अच्छी बात ये हुई, वो तो चलो एडजस्टेड एबिटा की बातें कर रहे, दूसरे ने एक ट्वीट करा कि हम उसमें बिजी हैं, हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पे भी 10% 15% स्टॉक चला दिया खाली ट्वीट पे ही। तो अभी तो ऐसा जब ये सिचुएशन हो तो आप समझ लीजिए कि फिर क्या होने वाला है। तो मेरा ख्याल है कि मार्केट में अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है, आपको रहना है, टिके रहना है, तो आपको थीम्स चूज करने पड़ेंगे समय समय पे जो बदलते रहते हैं। और वैल्यूएशन हमेशा वो सदाबहार रहती है, वैल्यूएशन कभी चेंज नहीं होती। वैल्यूएशन अगर आपने सही टाइम पे सही चीज खरीदी है, सही वैल्यूएशन पे खरीदी है, तभी आपके रिटर्न आते तो हैं। दलजीत सर ये बताइए, ये वैल्यूएशन को तो आप बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ सकते, वो कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं है। अब आपको ढूंढना क्या है कि आज की मार्केट में क्या चीज ढूंढ सकते हैं। तो जैसे कुछ चीजें हैं जहां अभी पिछले रिजल्ट्स आए हैं, आप देखिए कि वहां पर मार्जिन प्रेशर जहां जहां था, वो जैसे जैसे चेंज होगा, अब अगले क्वार्टर में, अगले 2 क्वार्टर में अगर वो चेंज होगा तो फिर मार्केट उसमें काफी कुछ आपको रिवॉर्ड कर सकता है। तो जैसे केमिकल, उदाहरण के लिए केमिकल स्पेस है, फार्मा स्पेस है, जहां पर हमने देखा है कि बहुत सारा या तो इन्वेंट्री की वजह से प्रॉब्लम है, या फिर जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो गए हैं, लेकिन अभी पूरी तरह पास ऑन नहीं हो पाए। तो वो आगे आने वाले क्वार्टर्स में बेनिफिट मिलेगा ही, क्योंकि अल्टीमेटली वो सब कंज्यूमर को वो अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट में पास ऑन होगा ही। तो वहां पर आपको सेक्टर्स में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको वो ढूंढना चाहिए। बीच बीच में टेक्निकल अपॉर्चुनिटी, जैसे ये आईटी की एक टेक्निकल अपॉर्चुनिटी हो गई, क्योंकि अभी क्वार्टरली नंबर्स आए तो उसमें किसी ने कोई ज्यादा पेन नहीं दिखाया। लेकिन हमारा ये मानना है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक जो नंबर्स, पिछली बार भी हमने बात की थी कि ये जो अभी तक नंबर्स आए हैं ये पिछले डील्स के नंबर्स हैं। आने वाले समय में क्या होना है FY24 में, 25 में, वो नंबर्स अभी आना शुरू नहीं हुए, अभी उनके बारे में पता नहीं है, वो अब आगे आने वाले क्वार्टर्स में पता चलेंगे। तो इसके लिए ये कहना कि भाई यूएस की जो प्रॉब्लम्स थी वो सब मार्केट ने पचा ली हैं और आईटी की सब कंपनियों में उसका कोई असर नहीं है, वो थोड़ा जल्दी है। तो ये आपको रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि 24 और 25 में क्या होने वाला है वहां पर, और उसके कैसे नंबर्स प्लान आउट होंगे। बीच बीच में टेक्निकल अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी सेक्टर बहुत ज्यादा गिर जाता है तो उसमें फिर लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते। तो आई थिंक आईटी में भी वैसा ही हुआ है। संजय सर ये बताइए कि 2023 में क्या बैठे रहना है, कुछ पढ़ाई लिखाई करनी है, क्या करना है सर?
नहीं, देखिए, मेरा अपना मानना है कि जब भी मार्केट में रैली आती है हम्म, तो तभी आती है जब उदासीनता की भावना बहुत ज्यादा फैली रहती है। हम्म, अगर सब लोग मार्केट पे बुलिश रहते हैं तो उस माहौल में रैली नहीं हो सकता। हम्म, आज हमारे फेवर में जो सबसे बड़ी बात है कि 2022 में सेंसेक्स ने करीब 4% का रिटर्न दिया, लोग मायूस हैं। दूसरा, मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में लोगों ने बहुत बुरी तरह हाथ जलाए हैं। भले ही इंडेक्स आपको उतना रिटर्न नहीं दिखा रहा है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में जिस तरह की गिरावट हुई है उससे भी लोग उदासीन हैं मार्केट को लेके। और तीसरी बात, वर्ष 2024 में हम जनरल इलेक्शन के तरफ जाएंगे। उस समय जब माहौल है, वो माहौल खुशहाल होना चाहिए। उसके लिए सरकार जो पहल ले रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति और अदरवाइज ऑल्सो जो पॉलिसी डिसीजन लिए जाएंगे, वो एक फील गुड फैक्टर भी क्रिएट करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये संभव है कि अगर फर्स्ट हाफ में रैली की शुरुआत नहीं होती तो सेकेंड हाफ में एक रैली की शुरुआत हो सकती है। सेक्टोरल लीडरशिप जो है वो चेंज हो सकता है। कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें आई थिंक एक्नॉलेज करना चाहिए कि पास्ट में जो लोगों ने स्टॉक्स में पार्टिसिपेट किया, उनकी वैल्यूएशंस ऊपर चली गई। उसमें दलजी जी ने बहुत अच्छा एक फ्रेज दिया, बाप। उसे मिलता जुलता एक और फ्रेज है, फोमो, द फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों ने देखा कि उनका पड़ोसी पैसे बना रहा है, वो नहीं बना रहा है, तो उसने अगर टाइटन में लगाया, किसी एक्सपेंसिव स्टॉक में लगाया, उसमें क्वालिटी है, तो वो उस पर कूद पड़ा। तो लोग जब एक रैली की शुरुआत होगी तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट दोबारा आएगा और उस रैली को परपेचुएट कर सकता है। तो हम्म, तो वो है। और दूसरा है कि भारत में अगर आप देखें तो एस्पिरेशंस बदल रहे हैं। जैसे आप अगर ऑटो सेक्टर ही देखें तो पहले एस्पिरेशन होता था टू व्हीलर खरीदने का, तो हमने देखा था कि टू व्हीलर की सेल्स बहुत ज्यादा है। अभी एस्पिरेशन के लेवल्स बढ़ गए, लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं, पैसेंजर कार की सेल्स बढ़ रही है। तो भारत में चूंकि अपना पर कैपिटा इनकम अब $2000 पर हेड से ऊपर चला गया है, हम जे कर्व ऑफ कंजम्पशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारे कंजम्पशन के पैटर्न चेंज होंगे, हमारे एस्पिरेशन चेंज होंगे। उनका रिफ्लेक्शन मार्केट के किस सेक्टर पर पड़ेगा और कौन से स्टॉक्स उसका फायदा उठा पाएंगे, यानी कि कौन से कंपनीज उसका फायदा उठा पाएंगे, ये वो ट्रांजिशन पीरियड है। और इसमें बाजार की लीडरशिप जो है वो बदलेगी। बदलेगी। हमारे ख्याल से कैलेंडर ईयर 2023 हम एक जी गुरमीत सर, डायरेक्शन। किसकी बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं आजकल आप? सर नीरज जी, दो तीन चीजों पे हम स्टडी कर रहे हैं कि एक कि थोड़ा सा अगर हम एक दो क्वार्टर के बियॉन्ड जाए, कहाँ पे प्रॉफिट्स जो हैं थोड़ा ज्यादा बढ़ सकते हैं अगले 3-4 साल में। तो आप जब भी पोर्टफोलियो बनाते हैं, आप दो तरीके से बनाते हैं। जैसे हम क्रिकेट में बोलते हैं ना, आपको पंत भी चाहिए और पुजारा भी चाहिए टीम में। तो आपको पोर्टफोलियो भी वैसे ही बनाना चाहिए कि एक जहाँ पे नियर टर्म अर्निंग सपोर्ट अच्छा हो, जैसे बैंक्स और फाइनेंशियल, मुझे लगता है अगले 2-3 क्वार्टर नतीजे अच्छे आए। 50% से ऊपर का ईपीएस ग्रोथ आपका फाइनेंशियल से आएगा। थोड़ा-सा मुझे लगता है हमें लेवल 2 जाके कुछ एनबीएफसीज देखनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है वो कॉस्ट ऑफ फंड्स के चक्कर में वैल्यूएशंस थोड़ा है, अच्छा रीजनेबल हो गया है। पूना वाला फिनकॉर्प है, चोला है, कुछ अच्छी एनबीएफसीज हैं जो क्वालिटी एनबीएफसीज हैं। दूसरा हम ये देख रहे हैं कि कहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल हो गए हैं और लेकिन नियर टर्म ग्रोथ अच्छी होगी। जैसे केमिकल स्पेस की अभी चर्चा की पैनल में, आप देखिए अगर जैसे टाटा केमिकल है, 12 के पी पे 4000 करोड़ का क्वार्टरली रन रेट है। 3000 करोड़ बेसिक केमिकल से करता है, 800 से 1000 करोड़ स्पेशलिटी केमिकल से करता है। सोडा ऐश का और सोडियम बाइकार्बोनेट है उसकी बेसिक केमिस्ट्री में, उसका ओवरऑल डिमांड अच्छा है। नई एप्लीकेशंस आ गई हैं जिसमें सोलर गैस है, लिथियम आयन बैटरी है। अच्छा ग्रुप है टाटा ग्रुप, अच्छा गवर्नेंस है। सिमिलरली फार्मा में कुछ स्टॉक्स काफी रीजनेबल हो गए। निफ्टी फार्मा में निफ्टी का वेटेज 3% रह गया है। ग्लोबली आप देखेंगे हर मार्केट में तो 10-11% है। तो ठीक है, एक क्वार्टर दो क्वार्टर का पेन हो सकता है, बट अगले 3-4 साल अच्छे लगते हैं। तो कुछ जगह आप लॉन्ग टर्म देखते हैं। तीसरा आप देखते हैं कि ट्रेंड कहाँ चेंज हो रहा है, कौन सा बिजनेस है जिसने एक कोई अच्छी टेक्नोलॉजी क्रैक की है। जैसे आप देखिए ऑटोमोबाइल में इंजन क्रैक करना बहुत सही होता है। जैसे मारुति ने 1.3 लीटर इंजन क्रैक कर लिया था, तो उसका स्विफ्ट डिजायर, बलेनो, ब्रेजा, आपको ध्यान होगा 2014 से 17 में बहुत अच्छा बम्पर सेल था। अभी हमने देखा है कि M&M ने जो 1.92 लीटर वाला इंजन है उस पे अच्छा क्रैक किया और अच्छे एसयूवीज निकाल रहा है। 20-21% मार्केट शेयर हो गया है। टीवीएस में हमने देखा कि वो जब से अपाचे और जुपिटर आया, उनका मार्जिन 5 से 10% हो गया।
Right. ऑटो में आपको ना सही मॉडल पकड़ना, इंजन सही टेक्नोलॉजी पकड़ना बहुत बहुत जरूरी होता है। तो गुरमीत आपको सर, थोड़ा सा लेवल 2 जाने की जरूरत है। ये आ, पढ़ाई लिखाई वाला काम जो ना हमारे दर्शक करते नहीं है सर, ये सब काम आप लोगों को करना है। तो इसीलिए ने पूछ लिया कि आप आजकल क्या पढ़ रहे हैं। हमने कोशिश की आज मार्केट के डायरेक्शन को समझने की, उसकी प्रॉब्लम्स को समझने की, और करना क्या आपको 2023 में। तो ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आप अवेयर रहें किसी गलतफहमी में, स्टोरी बिल्डअप पे, नरेशंस पे, और बड़ी 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 उत्साही स्टोरी की देखिए ये दुनिया बदल जाएगी, और वो एक्सेल सीट पे ऐसा एक्स्ट्रापोलेट करके दिखाते हैं कि बस इसके अलावा कुछ नहीं है। उन झांसों में मत फंसिए, क्वेश्चन पूछिए, एंटीथेसिस खड़ी कर दीजिए उसके सामने, तब आप एक अच्छा निवेश कर पाएंगे। तो ये इस वीकेंड वाले शो का मतलब ही यही है कि आपको उस पूरे हफ्ते की टॉप ऑफ द माइंड में जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको एक्सप्लेन करना है। आप सबका सर बहुत बहुत शुक्रिया, एंजॉय करिए, हेल्दी रहिए, और अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे।